पत्नी ने झूठी कंप्लेंट कर दी और हमारी मीडिएशन हो गई फेल। मेरी एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें 498 के साथ 20 और धाराएं हैं। मेरी तो ढंग से लंका लगने वाली है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो धाराएं हैं किस उद्देश्य में। लगता है पूरा आईपीसी की धाराएं मेरी एफआईआर में घुसेड़ दी हैं। 313, 377, 420, 467, 468, 323, 504, 506, 406, 120B, 34 और डीपी एक्ट 3 और 4। एक दो तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैं एक लड़के को जानता हूँ, उसकी एफआईआर में तो बस एक 498 और 323 और डीपी 3/4 ही लगा हुआ है। मेरा क्या होगा सर, मुझे बचा लीजिए प्लीज़। ये कहना है एक कॉलर का जिसने यूट्यूब पर लीगल भूत चैनल को सब्सक्राइब किया और उसने ये क्वेश्चन ईमेल के द्वारा हमें भेजा। ये ईमेल मैंने जैसे ही देखा तो देखने के बाद मैंने इस पर रिप्लाई किया कि मौज मनाओ, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। अब आपको भी सुन के ये मजाक लग रहा होगा कि बेचारे पे इतनी सारी धाराओं में एफआईआर हो गई है और आपको लग रहा है कि उसकी लॉटरी लग गई है, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। देखिए, जब आपकी पत्नी झूठे इल्ज़ाम लगाकर कंप्लेंट केस करने जाती है तो एफआईआर तो होनी है। रेयर चांसेस में ही एफआईआर नहीं होती है, अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में यही होता है कि एफआईआर तो दर्ज कर ही ली जाती है जैसे ही मीडिएशन फेल हो जाए। अब देखिए, जिस एफआईआर में 498, 323 और इसके अलावा एक दो धाराएँ और हैं, और उसका कंपैरिजन मैं उस एफआईआर से करूं जिसमें 498 के साथ और भी 20-25 धाराएँ लगाई गई हैं, तो इनमें झूठी तो दोनों ही एफआईआर हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन करूं तो जिसमें कम धाराएं हैं वो ज़्यादा घातक है। उस एफआईआर को ट्रायल में झूठा साबित करना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है एज़ कंपैरिजन टू जिसमें ज़्यादा धाराएं हैं। अब आपको लग रहा होगा क्या मजाक है, लेकिन इसको मैं आगे वीडियो में क्लियर करूँगा। और तब तक के लिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों, जब आपकी एफआईआर के साथ और भी बहुत सारी धाराएं लगा दी जाती हैं तो अब इस टाइम आपकी नींद उड़ जाती है कि क्या होगा, कैसे होगा, इतनी सारी धाराएं मुझ पे लगी हैं। लेकिन यकीन मानिए, जितनी ज़्यादा धाराएं होंगी, जितना ज़्यादा झूठ आपकी एफआईआर में बोला जाएगा और जितनी लंबी आपकी एफआईआर होगी 2, 4, 5 पेज की, उतने ज़्यादा आप समझ लो कि आप सेफ़ हो गए हो। क्योंकि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आरोप लगाए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास झूठ साबित करने के लिए होगा। अब वहाँ पर जब आप समझिए, लेट सपोज़ आपके ऊपर 498 के अलावा 377 और 313 भी लगी हुई है, 307 भी लगी हुई है, तो 377 में अगर वो मेडिकल कराएंगी नहीं पहला तो, लेकिन अगर वो मेडिकल कराती भी हैं तो उसमें कुछ आने वाला है नहीं क्योंकि आरोप झूठे हैं। वहीं पर 313 में अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है या अगर हुआ भी है तो वो उनकी मर्ज़ी से हुआ है। आप हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर से भी उन्होंने ये अबॉर्शन के चार्जेस लगाए हैं, आप उनकी गवाही करवा दीजिए पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने, ये आरोप भी झूठा साबित हो जाएगा। वहीं पर अगर आपके ऊपर 307 के चार्जेस लगे हुए हैं कि जान से मारने की कोशिश आपको की गई, तो इस तरह 307 को प्रूव करने के लिए कि हाँ सच में हत्या का प्रयास हुआ है, इसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है जबकि आरोप झूठे हों। और ऐसे ही कंटिन्यूसली आप जितने भी चार्जेस, जितने भी धाराएं उसमें लगी हुई हैं, आप एक एक करके सबकी धज्जियां उड़ाते हुए जा रहे हो, तो 498 कहाँ से साबित हो जाएगा। आप समझिए, यहाँ पर आप जज साहब को ऐसे कन्विंस कर सकते हो कि साहब इन्होंने इसमें 25 धाराएं लगवाई थी, 25 आरोप लगवाए थे, हमने सारे झूठे साबित कर दिए, तो अब 498 सच्चा हो सकता है इनका। वहीं पर ट्रायल में जब ये सारी चीज़ें चलती जाएंगी, एक एक धारा पे अलग अलग सुनवाई होगी और एक एक करके सारी धाराएं कटती जाएंगी, और क्रॉस एविडेंस में 498 आप वैसे ही साबित नहीं होने दोगे, क्योंकि 498 में गवाही देना और उसको साबित करना ईजी नहीं है, और जबकि आरोप झूठे हैं। झूठे को कैसे सत्य साबित किया जा सकता है, आप समझिए। तो कंक्लूज़न ये है कि अगर आपकी एफआईआर में भी 498 के साथ एकदम बल्क में धाराएं लगाई गई हैं तो आप डरिएगा मत, आप सुनिश्चित कर लीजिए कि अब तो आपकी जीत पूरी पूरी संभव है, क्योंकि जितना ज़्यादा झूठ बोला जाएगा उतना ज़्यादा झूठ पकड़ा जाएगा, और एफआईआर में जितने ज़्यादा लोगों के नाम होंगे उतना ज़्यादा फैब्रिकेटेड दिखेगी एफआईआर, कि ये तो एकदम फैब्रिकेट किया गया है एफआईआर को। जनरली पुलिस के द्वारा ही नाम हटा दिए जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आप डिस्चार्ज फाइल करिए, पेरेंट्स और पति को छोड़ के ज़्यादातर सबके नाम निकल जाते हैं, फिर आप उन लोगों से डिफेमेशन फाइल कराइए।
लेकिन ध्यान रखिएगा, डिफेमेशन फाइल करने का एक सही समय होता है। जैसे ही चार्जशीट से उनका नाम निकाल दिया जाता है, आप तुरंत डिस्चार्ज फाइल मत करिएगा। सबसे पहले आप वेट करिए कि चार्जेस फ्रेम हो जाएं और ट्रायल की तरफ केस बढ़ने लगे। उस टाइम पे आप डिफेमेशन फाइल करिए, क्योंकि अब यहाँ पर अगर उनकी द्वारा नाम जोड़ने की एप्लीकेशन भी लगाई जाती है 319 की, तो उसके सक्सेसफुल रहने के चांसेस बहुत लो हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ठंडा करके खाइए। डिफेमेशन फाइल हमेशा चार्जेस फ्रेम होने के बाद ही लगाइए, तो आप उसमें 100% सक्सेस पाएंगे। उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसका लाभ अपने केस में उठा पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।